13 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर जा चुका था और कुछ ही समय में चंद्रमा की धरातल पर उतरने वाला था। तभी उसमें सवार जैक स्विगर्ट ने रूटीन प्रोसीजर के तहत ऑक्सीजन टैंक को हिलाने के लिए एक स्विच ऑन किया और तभी विमान के सर्विस मॉड्यूल में जोरदार धमाका हुआ। वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स एक साथ बजने लगे। ऑक्सीजन टैंक लीक होने लगी। केबिन प्रेशर तेजी से गिरने लगा। फ्यूल सेल्स बंद होने लगे और विमान का हीटर सिस्टम बंद होने से केबिन तेजी से ठंडा होने लगा। इसमें सवार तीनों यात्रियों को सामने मौत दिखने लगी। दोस्तों, इस वीडियो में हैरत अंगेज अपोलो 13 मिशन की बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एक एक स्टेप बिल्कुल साधारण भाषा में बेहद आसानी से समझाऊंगा। दोस्तों, मैं जेपी गुप्ता, जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। 11 अप्रैल 1970 समय दोपहर 2:13 अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट के जरिए अपोलो 13 उड़ान भरता है। उसके अंदर 3 यात्री होते हैं, कमांडर जेम्स ए लोवेल और 2 पायलट जॉन एल स्विगर्ट और फ्रेड डब्ल्यू हेस। और नीचे पृथ्वी पर ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर पर फ्लाइट डायरेक्टर जेन क्रेंज के नेतृत्व में 100 से अधिक लोग पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इससे पहले ही अपोलो 11 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर एक इतिहास दर्ज कर चुका था। इस अपोलो 13 का मकसद था चांद के फ्रा मोरो क्षेत्र पर उतरना और वहां से चट्टान के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आना। फ्रा मोरो चंद्रमा के साउथ वेस्टर्न लूनर हेमिस्फीयर में स्थित है, जहां अरबों साल पहले हुए एक विशाल उल्कापिंड टकराव के बाद की चट्टानें मौजूद है। यह चांद के सबसे पुराने भूगर्भीय रहस्यों को समझने की कुंजी माना जाता है। आगे विमान में धमाका क्यों हुआ और इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने कैसे अपनी जान बचाई, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए पहले यान के डिजाइन को समझते हैं। स्पेस क्राफ्ट 3 भागों में बटा था। पहला कमांड मॉड्यूल, यानी वह हिस्सा जहां अंतरिक्ष यात्री शुरू से लेकर पृथ्वी तक लौटने तक यात्रा करते हैं। इसी भाग में सभी बटन, स्विच और मॉनिटर था जो पूरे मिशन को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा पार्ट था सर्विस मॉड्यूल, जो यान का पावर हाउस कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन टैंक्स, फ्यूल सेल्स और मेन इंजन थे। ऑक्सीजन टैंक एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने और फ्यूल सेल्स के लिए ऑक्सीजन स्टोर करते थे। फ्यूल सेल्स का काम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली और पानी बनाना था। तीसरा पार्ट था लूनर मॉड्यूल, जिसका काम चांद की सतह पर उतरना था। चांद पर लैंडिंग के वक्त 3 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 लूनर मॉड्यूल में चले जाते और एक कमांड मॉड्यूल में रहता। लूनर मॉड्यूल हुक के जरिए कमांड मॉड्यूल से जुड़ा होता है। जब चांद पर लैंडिंग शुरू होती है तो ये हुक्स खोले जाते हैं और लूनर मॉड्यूल धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। सेपरेशन के बाद यह अपने छोटे से इंजन की मदद से नीचे चांद पर उतरता है। जब चांद पर का काम पूरा हो जाता है तो लूनर मॉड्यूल का ऊपरी हिस्सा यानी क्रू केबिन नीचे वाले हिस्से से अलग हो जाता है। ऊपरी हिस्से में एक छोटा एसेंट इंजन होता है जो इसे दोबारा चांद की कक्षा यानी लूनर ऑर्बिट में पहुंचाता है और ऑर्बिट में घूमता हुआ दोबारा कमांड मॉड्यूल से डॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़ जाता है। अब आप यान के डिजाइन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कहानी पर वापस आते हैं। 2 दिनों तक अपोलो 13 चांद की ओर बढ़ना जारी रखता है। सब कुछ नियमानुसार चल रहा था। क्रू ने रूटीन चेक किए और सब कुछ सही चल रहा था। इस समय तक स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर जा चुका था और चांद से सिर्फ करीब 87,000 किलोमीटर दूर। उसकी गति घटकर लगभग 3200 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई थी। यानी अब चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्पेस क्राफ्ट प्रवेश करने ही वाला। यान के सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक लगा था। टैंक के अंदर बेहद ठंडा -183 डिग्री सी पर लिक्विड ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन धीरे धीरे गैस फॉर्म में बदलता रहता और अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने और फ्यूल सेल्स को बिजली और पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, जिससे यान का ऑक्सीजन प्रेशर मेंटेन रहता। ऑक्सीजन टैंक में एक फैन मिक्सर लगा था जो टैंक के अंदर गैस और द्रव ऑक्सीजन को बराबर मिला देता, ताकि टैंक के सेंसर सही डेटा दे कि अंदर कितनी ऑक्सीजन बची है। हर कुछ मिनटों में स्टीर फैंस को चलाना होता था। रात करीब 10 बजे यान का पायलट जॉन एल स्विगर्ट नियमानुसार फैन स्टीर का स्विच ऑन करता है। तभी यान में तेज धमाका होता है। पूरा यान हिल जाता है। यान की लाइटें फ्लैश करने लगी। कंप्यूटर अलार्म बज उठे। किसी को कुछ नहीं समझ आता कि क्या हुआ। तभी यान का कमांडर जेम्स ए लोवेल पृथ्वी पर मौजूद ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर को संदेश भेजता है। ह्यूस्टन, We had a problem here. Okay, Houston, यहाँ एक दिक्कत है।
लगभग 100 इंजीनियर और वैज्ञानिकों की टीम जो क्रेंज के नेतृत्व में काम कर रही थी, उस एक बात ने पूरे नासा सेंटर की धड़कन रोक दी। पहले उन्हें लगा कि यह इलेक्ट्रिकल ग्लिच है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो डेटा मिला वह डराने वाला था। धमाके से ऑक्सीजन टैंक 2 फट गया और ऑक्सीजन टैंक 1 भी लीक होने लगा। ऑक्सीजन का नंबर 2 टैंक 0 बता रहा है। ये नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। सभी मॉनिटर पर ऑक्सीजन टैंक 2 प्रेशर 0 दिखा, पावर बंद, फ्यूल सेल डेड और कमांड मॉड्यूल का कैबिन प्रेशर तेजी से गिरने लगा। बिजली, पानी और हवा तीनों सप्लाई बंद होने लगी। मिशन कंट्रोल को तुरंत समझ आया कि अब कमांड मॉड्यूल ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता है। उसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों का रहना अब संभव नहीं था। तभी फ्लाइट डायरेक्टर क्रेंज आदेश देता है, पावर डाउन द कमांड मॉड्यूल, मूव इनटू द लूनर मॉड्यूल, इट्स योर लाइफ पोर्ट नाउ। अब हमारा काम है बिल्कुल सही ढंग से कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल में जाना शुरू करना। ओके, सभी फ्लाइट कंट्रोलर्स किसी को ये हिसाब लगाने को कहिए कि लूनर मॉड्यूल में लोगों के जिंदा रहने के लिए कम से कम कितनी बिजली चाहिए। अंतरिक्ष यात्रियों ने कमांड मॉड्यूल बंद किया, नेविगेशन डाटा को कॉपी किया और सभी लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए। हालांकि लूनर मॉड्यूल का असली काम था चांद की सतह पर उतरना। उसमें केवल 2 लोगों के रहने की जगह और 36 घंटों के लिए ऑक्सीजन, पानी और बिजली की व्यवस्था थी। लूनर मॉड्यूल में केवल 2 लोगों के लिए ही CO2 फिल्टर मौजूद थे। 3 लोगों की सांसों की वजह से लूनर मॉड्यूल के अंदर का CO2 लेवल बढ़ने लगा। तब नासा ने एक जुगाड़ समाधान बनाया। कमांड मॉड्यूल में CO2 फिल्टर तो थे, लेकिन वो चौकोर थे। उसे लूनर मॉड्यूल के गोल सिस्टम में फिट करना था। अंतरिक्ष यात्रियों ने कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और डक्ट टेप से एक एडेप्टर बनाया और उस चौकोर एडेप्टर में फिट कर दिए। अब लूनर मॉड्यूल का CO2 फिल्टर होने लगा। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि यान को सीधे पृथ्वी पर वापस आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब उनके पास ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। तब अब एक ही उपाय बचा था कि स्पेसक्राफ्ट सीधे न लौटकर चांद के पीछे से चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आए, जिसे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेसक्राफ्ट को सीधे लौटने के बजाय चंद्रमा के पीछे से चक्कर लगाकर आने में तो और अधिक यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके लिए यान को और अधिक ईंधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसे आगे समझते हैं। जब अंतरिक्ष यान चांद के पास से गुजरता है तो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ओर खींचती है। इससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है और जब वह चांद के पीछे से निकलता है तो उसकी ऑर्बिटल मोशन से मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। इसे ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कहते हैं, यानी चांद के ग्रेविटेशन फोर्स से बढ़ी हुई स्पीड का उपयोग अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जब अपोलो 13 चंद्रमा के पीछे गया तो करीब 25 मिनट तक नीचे मिशन सेंटर के कांटेक्ट से पूरी तरह बाहर हो गया, क्योंकि उस हिस्से से रेडियो सिग्नल पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहे थे। नीचे ह्यूस्टन सेंटर में सन्नाटा छा गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो जीवित हैं या नहीं। फिर सिग्नल आया, ह्यूस्टन, वी आर ऑन आवर वे होम। इसका मतलब था अपोलो 13 ने सही रास्ता पकड़ लिया था और अब चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने स्लिंग शॉट करते हुए उसे पृथ्वी की ओर धकेल दिया। ह्यूस्टन सेंटर ने आदेश दिया, मैनुअल बर्न करो, 14 सेकंड के लिए इंजन जलाना है। लोवेल और उनकी टीम ने चांद को रिफरेंस पॉइंट बनाकर इंजन जलाया, क्योंकि उनके कंप्यूटर बंद थे। उनके पास बस उनका अनुभव और हिम्मत थी। इस 14 सेकंड के बर्न ने अपोलो 13 को बिल्कुल सही दिशा में कर दिया। लेकिन अब तक लूनर मॉड्यूल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। एक अंतरिक्ष यात्री एक दिन में केवल 1 कप पानी और आधी एनर्जी बार खा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केवल जरूरत के वक्त ही चालू किए जाते। अंधेरा, ठंड, भूख और थकान के बीच भी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने हिम्मत नहीं हारी। जॉन लोवेल बाद में बोलते हैं, इट वॉज लाइक लिविंग इनसाइड ए डीप फ्रीजर बट आवर माइंड्स स्टेड वार्म। इस तरह से उन्होंने 3 दिन बिताया और 3 दिन बाद जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक नीली गेंद जैसी पृथ्वी दिखी। जीवन, घर, उम्मीद। अपोलो 13 का कैप्सूल दक्षिण प्रशांत महासागर में उतरा। तीनों जीवित थे। पूरा मिशन कंट्रोल तालियों से गूंज उठा। यह नासा की सबसे बड़ी विफलता नहीं बल्कि सबसे शानदार सफलता थी। बाद में लोवेल ने कहा कि भले हम चांद पर नहीं पहुंचे, लेकिन हमने यह साबित कर दिया कि जब इंसान और विज्ञान आपस में मिलते हैं संभव भी संभव
संभव हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।